हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान की बुक है जिसका अध्याय 8 है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। बच्चों, इस चैप्टर में हम जो हमारे भारत आज़ाद कराने के लिए जो आंदोलन चलाए गए उनका वर्णन है। यह 1870 से 1947 के बीच में कौन कौन से आंदोलन चलाए गए हैं इसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। तो बच्चों, आप ये चैप्टर पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बच्चों को जब ये चैप्टर पढ़ाती हूँ ना, तो मतलब मेरा जो भारत का जो लड़ाइयाँ वगैरह लड़ी, आंदोलन चलाया गया, वो पूरा आंखों के सामने आ जाता है, मतलब अच्छा लगता है। तो चलिए बच्चों, इसका पहला प्रश्न है 1870 और 1880 के दशकों में, मतलब इनसे 1870 और 1880 के दशकों में लोग ब्रिटिश शासन से क्यों असंतुष्ट थे। मतलब बच्चों, जब जो अंग्रेजों ने, ब्रिटिश शासन ने हमारे ऊपर राज्य किया था, तो इन दशकों में लोग इनसे असंतुष्ट क्यों थे। तो इसका उत्तर है बच्चों, 1870 से 1880 के दशकों में लोगों की ब्रिटिश शासन से असंतुष्टि का मुख्य कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने आसपास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। मतलब इस एक्ट में क्या हुआ कि भारत के जो नागरिक हैं या लोग हैं, उनके पास हथियार नहीं रहना चाहिए, ऐसे उन्होंने मतलब जो हथियार रखने का अधिकार था वो छीन लिया। नंबर 2 है बच्चों, सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराने के उद्देश्य से। आलोचना यानी होता है बुराई, मतलब जो कुछ लोग थे जो सरकार की बुराई करते थे, जैसे मतलब कुछ भी बुराई करने लग जाते हैं, तो उनके उद्देश्य से, चुप कराने के उद्देश्य से 1878 में ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे क्या सरकार की कोई आलोचना न कर सके। पॉइंट नंबर 3 है 1883 में सरकार ने एल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इस विधेयक में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी, जो भारत का जो न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्ति पर मुकदमे चला सकते हैं, यह इन्होंने नियम बनाया। परंतु अंग्रेजों की विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया, तो भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया। फिर बाद में क्या हुआ, अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, तो बाद में यह जो उनका वो था, मुकदमा वगैरह चला सकते हैं मतलब दूसरों पे, तो यह उन्होंने वापस ले लिया। पॉइंट नंबर 4 है 1870 और 1880 के दशक में अनेक राजनीतिक संगठन अस्तित्व में आए, जिन्होंने कई मुद्दों को उठाकर जनता को उससे अवगत कराया। फिर क्या हुआ, एक राजनीतिक संगठन बनाया गया जो कि हमारे भारतीय द्वारा बनाए गए। फिर वहाँ पे मुद्दों को उठाया गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर ये जो ब्रिटिश शासन है हमारे साथ में गलत कर रही हैं। तो इस तरह से जनता को भी इस चीज़ से अवगत कराया गया, जानकारी दी गई कि हमारे साथ जो हो रहा है वह गलत हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 2 है बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किन लोगों के पक्ष में बोल रही थी। तो बच्चों, आप लोग ने सोचा होगा कांग्रेस जो पार्टी है वो बहुत पुरानी पार्टी है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किन लोगों के पक्ष में बोल रही थी। तो उत्तर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत के किस एक वर्ग समुदाय के पक्ष में नहीं, मतलब किसी एक के पक्ष में नहीं, बल्कि विभिन्न समुदाय के सभी लोगों के पक्ष में बोल रही थी। कांग्रेस गरीबों, काश्तकारों, मजदूरों, सैनिकों, वनवासियों यानी जो वन में रहते हैं, पेशेवर समूहों, जमींदारों तथा उद्योगपतियों, सभी के पक्ष में बोल रही थी। मतलब उन्होंने ऐसा नहीं कि केवल गरीब के पक्ष में बोल रही हो, या फिर केवल जो बिजनेसमैन है, उद्योगपति है, उनके पक्ष में बोल रही है, वो सबके पक्ष में बोल रही थी। प्रश्न क्रमांक 3 है, पहले विश्व युद्ध से भारत पर कौन कौन से आर्थिक प्रभाव पड़े। जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसमें कौन कौन से आर्थिक प्रभाव पड़े भारत पर। इसका उत्तर है बच्चों, पहले विश्व युद्ध से भारत पर निम्नलिखित आर्थिक प्रभाव पड़े। नंबर 1, इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हो गई। मतलब जो ये युद्ध हुआ था, इससे जो ब्रिटिश भारत सरकार थी, जो ब्रिटिश यानी कि जो अभी हमारे अभी इस समय जो हम पाठ पढ़ रहे हैं,
इसमें मतलब अभी ब्रिटिश की सरकार है, भारत के ऊपर ब्रिटिश का शासन है, तो रक्षा व्यय में काफ़ी वृद्धि हो गई। मतलब रक्षा करने के लिए जो खर्चा होता है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर काफ़ी कर बढ़ा दिए गए। फिर जिससे क्या हो गया, सरकार ने कर बढ़ा दिए लोगों पर। नंबर 2 है सैनिक व्यय में वृद्धि। अब सैनिक व्यय यानी कि सैनिक, जब लड़ाई होगी तो सैनिकों की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, तो फिर उनके खाने पीने का इंतजाम, रहने का भी इंतजाम, दवाइयों का भी इंतजाम, तो इसे एक तरह से सैनिक व्यय मान लो। व्यय यानी खर्चा, ठीक है। तो सैनिक व्यय में वृद्धि हो गई खर्चे में, तथा युद्धक सामग्री की आपूर्ति की वजह से। और फिर जब युद्ध करेंगे तो सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। अब सैनिकों को हथियार की भी जरूरत पड़ेगी, है ना, मतलब जो भी सामग्री जरूरत पड़ती है युद्ध करने के लिए। युद्धक सामग्री की आपूर्ति की वजह से जरूरी चीज़ों की कीमतों में भारी उछाल आया, मतलब एकदम इनकी कीमत बढ़ गई और आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होती चली गई। पॉइंट नंबर 3 है इस युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं जैसे जूट के बोरे, कपड़े, रेल की पटरियों आदि की मांग बढ़ा दी। अन्य देशों से भारत आने वाली आयात में भी कमी ला दी थी। पॉइंट नंबर 4 है व्यावसायिक समूह ने युद्ध में बेहिसाब मुनाफा कमाया। युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ, मतलब जो भारत के उद्योग थे उनका विस्तार हुआ यानी बढ़े, और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए अधिक अवसरों की मांग करने लगे। अब बच्चों हम प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है 1940 में मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में क्या मांग की गई थी? उत्तर है 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में देश के पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग की गई थी मुस्लिम लीग में, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 है बच्चों मध्यमार्गी कौन थे? यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह संघर्ष करना चाहते थे? तो इसका उत्तर है नंबर 1 कांग्रेस के वे राजनेता मध्यमार्गी कहलाते थे जो अपने उद्देश्य और तरीकों से मध्यमार्गी थे, मतलब उनका कुछ अलग ही उद्देश्य थे एक तरह से, कांग्रेस के जो कुछ नेता थे उनके। पॉइंट नंबर 2 है वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्वक संघर्ष करना चाहते थे। वे प्रतिवेदन देना, निंदा करना, जनमत बनाना, प्रार्थना पत्र देना, अखबारों द्वारा संदेश देना आदि कार्यों द्वारा संघर्ष करना चाहते थे, मतलब वही चाहते थे कि हमारे देश को आज़ादी जो है ना वो शांतिपूर्वक मिले। इन्हें निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। इसमें नंबर 1 उन्होंने सरकार और प्रशासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने की आवाज़ उठाई। उन्होंने बोला कि जो सरकार है प्रशासन में वहाँ पे भारतीयों को सबसे ज़्यादा जगह दी जाए। पॉइंट नंबर 2 है उनका आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाएं और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहाँ उनका गठन किया जाए। पॉइंट नंबर 3 है उनकी मांग थी कि सरकार भारतीयों को ऊंचे पद, मतलब सरकार में, मतलब वहाँ पे जो सरकारी काम है वहाँ पे भारतीयों को ऊंचे पद भी दिए जाए। नंबर 4 है मध्यमार्गी राजनेता सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराना चाहते थे। तो बच्चों अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। प्रश्न क्रमांक 6 है बच्चों कांग्रेस में आमूल परिवर्तनवादी की राजनीति मध्यमार्गी की राजनीति में किस तरह भिन्न थी? मतलब 2 तरह की राजनीति चल रही थी कांग्रेस में, एक आमूल परिवर्तनवादी और दूसरी मध्यमार्गी। जो मध्यमार्गी के बारे में हमने पढ़ लिया, मतलब शांतिपूर्वक भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे। अब आते हैं आमूल परिवर्तनवादी। तो इसका उत्तर है कांग्रेस में आमूल परिवर्तनवादी की राजनीति मध्यमार्गी की राजनीति से निम्न प्रकार से भिन्न थी। अब इनकी क्या राजनीति थी देखिए। नंबर 1 आमूल परिवर्तनवादी ज़्यादा आमूल परिवर्तन उद्देश्य पद्धतियों के अनुरूप काम करते थे, मतलब इनके अपने आप इन्होंने अपने उद्देश्य और बना लिए थे, जबकि मध्यमार्गी अपने उद्देश्य एवं तरीकों से मध्यमार्गी थे। नंबर 2 आमूल परिवर्तनवादियों ने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की, मतलब वो चाहते थे कि लड़ाई झगड़ा ना हो और भारत स्वतंत्र हो जाए, तो उन्होंने इसकी आलोचना की। आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कार्यों के महत्व पर जोर दिया।
जबकि मध्यमार्गी निवेदन की राजनीति करते थे, मतलब निवेदन करते थे वो। नंबर 3 है आमूल परिवर्तनवादियों का मानना था कि लोगों को स्वराज्य के लिए अवश्य लड़ाई करनी चाहिए। वो चाहते थे कि अपना देश स्वतंत्र कराने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए। जबकि मध्यमार्गी सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराना चाहते थे। नंबर 4 आमूल परिवर्तनवादी सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर विश्वास रखते थे। वो उनको तो ऐसा था कि सरकार तो शायद ही हमारे साथ में कुछ अच्छा करे, लेकिन हम अपने ताकत के बलबूते पर बहुत कुछ करा सकते हैं, उनका ऐसा मानना था। जबकि मध्यमार्गियों के विचार में अंग्रेज न्याय और स्वतंत्रता के आदर्श का सम्मान करते थे, इसलिए वे भारतीयों को उचित मांगों को अवश्य मान जाएंगे, वो ऐसा मानते थे। तो बच्चों यह चैप्टर यहीं करती हूँ मैं समाप्त। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगी। तब तक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।